हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 2012 के ईवीएस सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें हम लोग पूरे लास्ट तक क्वेश्चंस पूरा देखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को, जिसमें ईवीएस का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर है। ऑप्शन फर्स्ट करा है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। तो देखिए इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन, वो बिल्कुल सही है कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें ऐसे आहारों का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन फर्स्ट करा हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। ऑप्शन फोर्थ करा है कि पानी को रंग रहित करने। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। क्वेश्चन नंबर 63 करा है कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना है कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। थर्ड करा है कि विभिन्न आवाओं में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। फोर्थ करा है कि विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करना। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 करा है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट करा है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। बी करा है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। तो देखिए यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। देखिए रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए जो प्रक्रियाओं में क्रम होते हैं वो पहला क्रम है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर जो 65 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझती। यह किसके कारण हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट करा है वो इनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका को कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। फोर्थ करा वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि शिक्षार्थी श्वसन एवं सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझ पाए क्योंकि शिक्षिका कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। थर्ड करा कि बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। फोर्थ करा है कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। देखिए यहाँ पे 67 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है, वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे धकेले, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। उपर्युक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती है। तो देखिए यहाँ पर जो
फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ए और डी। अब 68 नंबर का क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह के शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? ऑप्शन फर्स्ट कर रहा है कि विद्यार्थी को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। सेकंड कर रहा है कि विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का स्वस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। फोर्थ कराए कि प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्न के उत्तर लिखवाना। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही कराए कि विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 69 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन फर्स्ट कर रहा है कि पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी, आक्रामक व्यवहार। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि आक्रामक व्यवहार। जब कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है तो वो तनाव से ग्रस्त होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह दिखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट करा है कि स्टील की कटोरी पर लगने वाले बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। सेकंड कह रहा है कि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। थर्ड कह रहा है कि लोह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। और फोर्थ कह रहा है कि लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे के कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अब 71 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट करा है कि प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण विधि और अंकुरण वृद्धि और प्रजनन वृद्धि और भोजन बनाना। तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वृद्धि और प्रजनन, तो यह युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 72 कर रहा है कि अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। फर्स्ट कह रहा है कि दिन में 2 बार ब्रश करे, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले, हर खाने के बाद कुल्ला करे। अंजलि के उपयुक्त तरीके में से किनका अनुपालन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो CDA है वो बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है नीचे दिए गए वैन आरेख का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो वैन आरेख है तो इनमें से क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु यक्ष में रखे जा सकते हैं। तो देखिए एक गोला बना है कि जमीन पर रहने वाले जीव जंतु और एक है पानी में रहने वाले जीव जंतु और एक तरह दिया है अंडे देने वाले जंतु। ऑप्शन में कह रहा है एल मतलब सर्प, मीन, शार्क, मछली, मगरमच्छ। तो देखिए यहाँ पर जो मगरमच्छ है उसको यक्ष में रखा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि डैश के लिए मछली घर मतलब एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। फर्स्ट करा कि जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, मछली घर को शोभा बढ़ाने और पानी को साफ करने। सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। तो मछली घर में हवा वाले पंप इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें अधिक ऑक्सीजन घुल सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 75 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक मछली को पानी से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर मतलब एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है, मछली के तैरने के योग्य नहीं है। जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं।
चूंकि जल को उबालने से पहले उसके खनिज नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसे जल से युक्त एक्वेरियम में मछली मर जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद के सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन फर्स्ट करा है, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, पानी नहीं, गहरे गहर, ऊंचे पहाड़, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, और लास्ट करा हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि पानी नहीं, गहरे गड्ढर, ऊंचे पहाड़। तो चांद की सतह पर पानी नहीं, गहरे गड्ढे होते हैं, ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। ऑप्शन फर्स्ट करा है, अपने आसपास पानी को जमा न होने दे। सेकंड करा है कि पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाते हैं तो तेल को छिड़काव करें। लास्ट करा है कि स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो यहाँ पर पोस्टर का उद्देश्य डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो फर्स्ट करा है कि चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू। थर्ड करा है टाइफाइड और हैजा। फोर्थ करा है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है, डेंगू जापानी मस्तिष्क ज्वर मतलब इंसेफेलाइटिस। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है। फर्स्ट करा है लौह, मलेरिया, अनीमिया, रक्त। सेकंड करा है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। थर्ड करा है मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता, लौह। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। तो यह हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन है कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट करा है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। सेकंड करा है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। फर्स्ट करा है कि उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। सेकंड करा है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। थर्ड करा है कि उसे धूप में खुला फैला देती है। फोर्थ करा है कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपर्युक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। ऑप्शन फर्स्ट करा है प्याज, लहसुन, हरा धनिया, काजू बर्फी, पके हुए चावल। तो देखिए यहाँ पर हरा धनिया की बात कही जा रही है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है। घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए गलत आपको बताना है। फर्स्ट करा है कि हमारे जूतों और जमीनों के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। सेकंड करा है कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाती है। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है, यह गलत उदाहरण है। लेकिन इसका कारण है कि वह वस्तु घर्षण के कारण नहीं नीचे आती बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे आती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। सेकंड कर रहा है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। फोर्थ कर रहा है कि पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है कि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। बड़े शहरों में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने पर अपना सहयोग दे सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट करा कि उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करने और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 84 नंबर का क्वेश्चन है कि वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारे हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल, वर्गीकरण कौशल। तो यहाँ पर अवलोकन कौशल का बात कह रहा है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन फर्स्ट करा है कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है 4th नंबर का ऑप्शन, डिज़ाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है। मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को फर्स्ट करा है कि विद्यार्थियों को अपनी टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए। बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। सेकंड करा है कि पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आलेख बनाना चाहिए। फोर्थ करा है कि मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों को अपनी टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर का है, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण हैं।
अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। फर्स्ट कराए कि बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिनों बाद बीज का अवलोकन करें और आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करें। थर्ड कराए कि पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 इज में से कौन से शामिल नहीं है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन है इंगेज एंड एक्सप्लोर, वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। फर्स्ट कराए कि कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। तो दोस्तों आज के टॉपिक में पूरे ईवीएस के 30 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो गए हैं। आप लोग बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।